साजिश बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बात करेंगे सीएम सुक्खू के बड़े ऐलान से जुड़ी भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में बड़ी आपदा आई थी। हालांकि उसके बाद कई तरह के ऐसे ऐलान हुए थे कि प्रभावितों को मदद दी जाएगी, लेकिन इस पर भी आज बड़ी बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कही गई है। दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि लगभग 600 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। ये 600 करोड़ रुपए की राशि किन डिपार्टमेंट्स को जारी की गई है, बिल्कुल इससे संबंधित अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज ये बिल्कुल कुल्लू दौरे पर थे। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान क्योंकि जिला कुल्लू और मंडी में ही हुआ है, तो वहां पर प्रभावितों को सबसे ज्यादा उम्मीद थी सरकार से। राजधानी शिमला की बात करें तो नुकसान तो यहां भी कम नहीं हुआ है। यहां पर भी प्रभावित इस इंतजार में है कि कब नए आशियाने इन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि चलिए, आशियाने उपलब्ध करवाने की बात तो हुई है, लेकिन जिन्हें राशि जारी की जाएगी, यानी पूरी तरह से जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, ये राशि उन्हें कब तक मिल पाएगी। तो लगभग ऐसे कितने लोग हैं जिनके अकाउंट्स में 3 लाख के करीब पहली किस्त आ गई है, यानी कि 3 लाख रुपए के करीब की पहली किस्त कितने लोगों के अकाउंट्स में आई है, ये भी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। एजुकेशन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। रोजाना सचिवालय में बैठकों का सिलसिला जारी है। ये किस तरह के बदलाव होंगे, विशेष तौर से तब जब जानकारी सामने ये आई है कि रैंकिंग में भी हिमाचल प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में काफी पिछड़ गया है। तो आखिरकार रैंकिंग क्यों गिरी, इस पर तो बिल्कुल फीडबैक ली ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ इंप्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है, अधिकारियों के साथ इस सिलसिले में चर्चाओं का दौर जारी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में ये सभी बैठकें हो रही हैं। आज किसके साथ हुई है, यानी कि किस वर्ग के साथ बैठक बुलाई गई थी, अगले कल क्या कुछ नया एजुकेशन सेक्टर में हमें देखने के लिए मिल सकता है, बिल्कुल ये जानकारी हम आपके साथ बारीकी से साझा करने वाले हैं। और बीआरसीसी भर्ती को लेकर भी नई अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि फिलहाल देखिए, एक तरह से यहां संशोधन तो इस पॉलिसी में कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक सजेशंस अब यहां शिक्षक संगठनों की ओर से इसमें दिए जा रहे हैं। ये जेबीटी वर्ग सामने आया है, इन्होंने एक नया ही सुझाव रखा है, और अब अगर इस सुझाव पर काम किया जाता है तो उसके बाद कौन सा वर्ग प्रभावित होगा और जेबीटीज को कितना फायदा होगा, बिल्कुल इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। शास्त्री भर्ती पर भी नई अपडेट लेकर आए हैं, इसमें भी एक बड़ा विवाद हो गया है। यूं तो देखिए, बार बार सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि जो एनसीटीई की ओर से आदेश जारी हुए हैं उसी पर अमल लाया जाएगा, इसलिए ये कम संभावना है कि जो संशोधन की मांग इसमें उठाई जा रही है वो हो। लेकिन ये कौन कौन से वर्ग हैं जो कि अभी दोबारा से शास्त्री भर्ती पॉलिसी में संशोधन की मांग उठा रहे हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी संगठन सामने आए हैं जो कि अप्रिशिएट कर रहे हैं इस संशोधन को, जो कि ऑलरेडी सरकार की ओर से कर दिया गया है। इसीलिए एक तरह से गतिरोध हमें 2 से 3 वर्गों के बीच इसमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि इसी भर्ती से संबंधित हैं, जो कि वर्ग। तो ये भी जानकारी बिल्कुल हम आपके लिए लेकर आए हैं। जीओए लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर भी अपडेट देंगे, और वन मित्र पॉलिसी में भी संशोधन को लेकर कुछ एक बेरोजगार युवाओं ने मांग उठाई है। हालांकि ये पॉलिसी एक तरह से फाइनल हो चुकी है, नोटिफाई हो चुकी है, जल्दी भर्तियों का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन यहां किस बात को लेकर आपत्ति जताई जा रही है, इससे संबंधित अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पूरी जानकारी आपको देंगे। मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी अपडेट भी आपके लिए लेकर आए हैं, कल कहां होंगे, आज कहां थे, और जो ऐलान खासतौर से आज उन्होंने किए हैं बड़े प्रभावितों के लिए, ये भी बारीकी से हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि 22 अक्टूबर से फिर बारिश और बर्फबारी को लेकर संभावना बनी हुई है। यह मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी सावधानी बरती जाए, क्योंकि वहां पर बर्फबारी को लेकर पूरी संभावना बनी हुई है। निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के फाहे फिर बर्फ के गिर सकते हैं, इस तरह की संभावना बनी है। हालांकि सर्दी देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इस बार सर्दियां भी काफ़ी जल्दी आ गई हैं, यानी कि जो सर्दियों की दस्तक है वो जल्दी मानी जा रही है। कारण इसका बड़ा ये भी है कि पिछले वर्ष देखिए बर्फबारी नहीं हुई थी। अभी राजधानी शिमला की जानकारी दे तो यहां पर स्नोफॉल नहीं हुआ, ऊपरी क्षेत्रों में भी काफी कम हुआ। इस बार ये पूरे आसार हैं कि काफी जोरदार बर्फ हमें देखने के लिए मिल सकती है ऊपरी क्षेत्रों में भी, और यहां पर भी फिलहाल लाहौल स्पीति और कुल्लू की बात करें तो वहां की ऊंची चोटियों पर फिर हिमपात का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से ही शुरू हो चुका है। तो यानी कि ठंड में और ज्यादा अधिक बढ़ोतरी होने वाली है। अब शास्त्री भर्ती पर आना चाहेंगे, आखिरकार वजह क्या है जो कि इसमें इतना बड़ा विवाद हो गया है।
ये देखिए पहले कुछ एक संगठन यहाँ सामने आए थे, हालांकि ये शास्त्रीय अभ्यर्थी ही थे जिन्होंने शास्त्रीय डिग्री हासिल की हुई है। उनका ये मानना था कि जो संशोधन इनकी भर्ती पॉलिसी में किया गया है वो बिल्कुल गलत है, बीएड को इसमें पात्रता नहीं दी जानी चाहिए, इसके अतिरिक्त जो संस्कृत एमए है वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। लेकिन अब दूसरी ओर ये संगठन सामने आ गए हैं जिसमें बीएड पास अभ्यर्थी हैं और दूसरी ओर संस्कृत एमए वाले छात्र भी हैं। इन्होंने पहले तो इस डिसीजन को अप्रिशिएट किया है कि जो कि भर्ती पॉलिसी में संशोधन हुआ है ये जरूरी है, होना चाहिए था, क्योंकि एनसीटीई के आदेशों को फॉलो करना जरूरी है, यह हवाला इनकी ओर से दिया जा रहा है। इसलिए अब इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए जैसा कि शास्त्रीय अभ्यर्थियों की ओर से डिमांड की जा रही है। अगर ये बदलाव होता है तो इनकी ओर से भी फिर नई रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि इन्हें मौका मिलना चाहिए। ये एनसीटीई के आदेश भी हैं और ये पूरी तरह से पात्रता भी रखते हैं। देखिए एक और हवाला इनकी ओर से ये दिया गया है कि जो पाठ्यक्रम शास्त्री करने वाले छात्रों के लिए रहता है वैसा ही इनके लिए भी रहता है, हूबहू वैसा ही पाठ्यक्रम पढ़ते हैं संस्कृत एमए वाले छात्र भी, तो वो भी पूरी तरह से एलिजिबल है। इसलिए इसे लेकर कोई सवाल अब आने वाले समय में नहीं उठना चाहिए। जो डिसीजन हुआ है ये सर्वहितकारी है, आगे भी अमल में लाया जाना चाहिए। हालांकि जो पिछली भर्ती हुई थी देखिए शास्त्री की कमीशन के आधार पर, उसमें बीएड को पात्र नहीं माना गया था, क्योंकि उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि पुराने आरएनपी रूल्स के हिसाब से ही वो भर्ती होगी। लेकिन अब आने वाले समय के लिए ये उसी वक्त तय कर लिया गया था कि जब बीएड को पात्र बनाने की बात की गई है तो बिल्कुल इन्हें मान्यता मिलेगी। आने वाले समय में आरएनपी रूल्स भी बदलेंगे, इसलिए इस भर्ती पॉलिसी में संशोधन हुआ है। लेकिन अब ये जो संशोधन हुआ है ये स्वीकार नहीं किया जा रहा है शास्त्रीय अभ्यर्थियों की ओर से। ये इस पर सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है इनके पद है तो इन्हें ही सौंपे जाने चाहिए, इसमें बीएड को मान्यता क्यों दी जा रही है, या संस्कृत एमए के जो छात्र हैं उन्हें भी इसमें क्यों पात्रता दी जा रही है। लेकिन अब दोनों संगठन वार पार आ गए हैं और अब ऐसे में सरकार क्या कुछ करती है देखना होगा, क्योंकि एक बार संशोधन हो चुका है। अब संभावनाएं ऐसी भी बहुत कम है कि आने वाले समय में शास्त्रीय अभ्यर्थियों के कहे अनुसार फिर से इसमें कोई अमेंडमेंट की जाए, तो ये काफी मुश्किल है। एक तरह से हम इसे ना के बराबर ही कहना चाहेंगे। वन मित्र पॉलिसी में भी संशोधन को लेकर बेरोजगार युवा डिमांड उठा रहे हैं। दरअसल इनका कहना है कि इसमें क्राइटेरिया रखा गया है इंटरव्यू को लेकर और 10 मार्क्स का इंटरव्यू रखा गया है, ये उचित नहीं है। अप्रोचेस सिस्टम हो जाएगा तो इसमें वही लोग लग पाएंगे जो कि अप्रोच रखते होंगे, बाकी के युवा फिर बेरोजगार रह जाएंगे, और ऐसा तो क्लास 3 की भर्तियों में नहीं होता है। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, देखिए युवाओं को ये समझने की आवश्यकता है कि इसे आप क्लास 3 की भर्ती से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये कंपैरिजन नहीं हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये अस्थायी तौर पर भर्तियां की जा रही हैं। दरअसल वन मित्र के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई है उसका क्राइटेरिया अलग है, वो एक अलग ढंग से तैयार हुई है, एक तरह से अस्थाई हम इसे कह सकते हैं। ये कर्मचारी आने वाले समय में रेगुलर नहीं होंगे, तो इसीलिए भर्ती का क्राइटेरिया भी बिल्कुल डिफरेंट रखा गया है। देखिए इंटरव्यू इसमें कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और 10 मार्क्स यहाँ पर बतौर इंटरव्यू मिलने वाले हैं। हालांकि देखिए इन बेरोजगार युवाओं की ओर से कहा जा रहा है कि रिटन टेस्ट के आधार पर ही ये भर्तियां होनी चाहिए थी, लेकिन ये संभव नहीं है और इस डिमांड को इसलिए भी नहीं सुना जाएगा, जैसा कि हमने कहा ये अस्थायी तौर पर क्योंकि भर्तियां होने वाली है। अभी महज इस महकमे में हो रही हैं, लेकिन आने वाले समय में एजुकेशन की भी बात करें तो वहां भी कुछ एक इस तरह की भर्तियां हो सकती हैं जो अस्थायी तौर पर होंगी, यानी कि जिसमें इंटरव्यूज बिल्कुल कंडक्ट करवाए जाएंगे। फिलहाल इसमें एक सवाल तो ये ठीक उठ रहा है कि अप्रोचेस सिस्टम होगा, जब इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे तो बहुत सारे लोगों की अप्रोच भी लगेगी। लेकिन हवाला इसमें सरकार की ओर से ये दिया जा रहा है कि इसे क्लास 3 की भर्तियों से आप कंपेयर ना करें, क्योंकि पॉलिसी क्राइटेरिया ही पूरा अलग रखा गया है। जो भर्ती पॉलिसी तैयार हुई है वो वैसी नहीं है जैसी क्लास 3 की भर्तियों के लिए रहती है, इसलिए डिफरेंट है और डिफरेंट ढंग से ही इसमें भर्ती भी होने वाली है, तो अलग से इसे लेकर प्रावधान रखा गया है। इसलिए इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, रिटन टेस्ट के आधार पर ही महज ये भर्ती नहीं होने वाली है। जीओए लाइब्रेरियन भर्ती नियम पे भी आना चाहेंगे। दरअसल ये आरएनपी रूल्स पिछले 3 वर्षों से अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं और ये अभ्यर्थी भी काफी परेशान हैं, और परेशानी वाली बात इसलिए भी है क्योंकि लगभग 1991 से भी यहाँ पर ये कुछ एक लोग इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का। जब 2020 में 771 असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों को जीओए लाइब्रेरियन के पदों में तब्दील कर दिया गया था, तो इनकी उम्मीदें बन गई थी कि शायद अब ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी, क्योंकि 2009 से लेकर ये पद नहीं भरे गए थे और उसके बाद 2021 में ही 235 पदों को भरने पर स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। ये भी बड़ी बात है। लेकिन फिर अब आरएनपी रूल्स को लेकर हमें थोड़ी हलचल नजर आई थी। जानकारी हम आपके साथ ये साझा करना चाहेंगे, जो अपडेट आज हमने ली है कि लोक सेवा आयोग से ड्राफ्ट
क्लियरेंस के साथ पहुंच चुका है सरकार के पास, यानी कि लोक सेवा आयोग ने ये क्लियरेंस एक तरह से ड्राफ्ट को दे दी है और अब ये सरकार के पास है। फाइनल मंजूरी इस पर सरकार की ही मिलनी है। कुछ अभ्यर्थियों की ओर से इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि जमा 2 में 50% अंक इसमें अनिवार्य किए गए हैं, लेकिन इस बात को लेकर अभी अधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं। उसके देखिए 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये कि अभी तक ये सरकार की ओर से ही इस ड्राफ्ट को मंजूरी नहीं मिली है, यानी कि आरएनपी रूल्स तो तभी स्पष्ट हो पाएंगे जब सरकार की ओर से इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिल जाएगी। दूसरी बड़ी बात कि जब तक किसी भी ड्राफ्ट को मंजूरी नहीं मिलती है उसके आरएनपी रूल्स को पहले डिस्क्लोज किया भी नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर ये 50% अंकों की शर्त इसमें रखी गई होगी तो बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो रह भी सकते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों की ओर से ये हवाले दिए जा रहे हैं कि 50% अंक भी इनके जमा 2 में नहीं है। तो यदि संख्या इनकी ज़्यादा ऐसी निकलती है तो लाजमी सी बात है इन्हें फिर इस भर्ती के लिए मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ऐसा कोई नियम रखा गया है या नहीं रखा गया है, क्योंकि ये पहले डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि किस तरह के आरएनपी रूल्स रहेंगे। जब एक बार मंजूरी मिल जाएगी सरकार से इस ड्राफ्ट को, यानी कि पूरी तरह से पॉलिसी का प्रारूप हमारे समक्ष आएगा, तो ही ये विरोध करना भी सही रहेगा उन अभ्यर्थियों की ओर से जो कि इसके इंतजार में बने हुए हैं। हालांकि 235 पदों को भरने के लिए देखिए स्वीकृति 2021 में मिली थी, तब से लेकर ये सिलसिला है आरएनपी रूल्स को बनाने का शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक ये बनकर तैयार नहीं हुए हैं। यानी कि अगर फाइनल फॉर्मेट की बात करें तो वो तो हमारे समक्ष नहीं आया है। थोड़ा सा इंतजार इन्हें और करना होगा, लेकिन फाइल अब जब सरकार के पास पहुंच गई है तो अगली कैबिनेट के लिए हम इसे लेकर उम्मीद बांध सकते हैं। वहीं देखिए कंडक्टर भर्ती को लेकर भी जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस इनका जारी हो चुका है, जिसमें नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनरल नॉलेज नेशनल एंड इंटरनेशनल मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, इस तरह का सिलेबस रखा गया है। ये एग्जाम 10 दिसंबर 2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा और लगभग यहाँ 360 के करीब पोस्ट है जो कि एचआरटीसी में निकाली गई है, क्योंकि इस भर्ती को लेकर काफ़ी इंतजार हो रहा था और इंतजार के साथ साथ हमारे पास काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे। तो आप वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, सिलेबस आपके लिए बिल्कुल जारी हो चुका है और सिलेबस के कुछ एक टॉपिक्स हमने आपके साथ साझा करने चाहे हैं। इसी के साथ साथ एक और जानकारी एचआरटीसी से संबंधित हम आपको दे देते हैं। नई सेवा क्योंकि शुरू हो गई है एचआरटीसी की ओर से राज्य में भी और राज्य के बाहर भी, ये प्रथम दर्शन सेवा है। 23 अक्टूबर से निगम प्रबंधन चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए एचआरटीसी बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। पर सीट लगभग 842 रुपए के करीब किराया रखा गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर बुकिंग यहाँ पर की जा रही है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और काउंटर पर ऑफलाइन मोड पर भी देखिए बुकिंग हो रही है। ये बस चिंतपूर्णी से ऊना, चंडीगढ़, पेहवा, हिसार, सीकर से होते हुए खाटू श्याम पहुंचेगी और समय सारिणी भी इसकी तय हो चुकी है। शाम 4 बजे चलेगी और 5 बजे ये ऊना पहुंचेगी। तो देखा जा सकता है ये हम समय सारिणी से जुड़ी जानकारी लेकर आए थे। केवल राज्य में नहीं बल्कि राज्य के बाहर के लिए भी ये प्रथम दर्शन सेवा शुरू हुई है। एक नई पहल वर्तमान सरकार की ओर से की गई है। जिला परिषद कैडर पर बड़ा फैसला आज आया है। ये प्रतिनिधि कुछ एक पहुंचे थे संगठन के मंत्री अनिरुद्ध सिंह से वार्ता करने के लिए और इस बीच इन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी है, क्योंकि सरकार की ओर से देखिए हवाला दिया जा रहा था कि अभी आपदा का समय चल रहा है, बहुत सारे राहत एवं बचाव कार्य पूरे करने हैं और बचाव कार्य इसलिए पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अधिकारी स्ट्राइक पर हैं। तो बहुत सारे पंचायतों के काम लटके हुए हैं। इस वक्त पर इन्हें ये स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, गलत समय इन्होंने चुन लिया है। इसके बाद 2 से 3 महीने बाद कम से कम ये अपनी बात सरकार के समक्ष रख सकते थे और इसी बात से नाराज होकर फिर जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अधिकारी सचिवालय आए थे और मंत्री से इन्होंने वार्ता की है, जिसमें इनका ये कहना था कि पहली बात इन्होंने पहले ही ये चेतावनी दे दी थी, यानी कि जिस वक्त विधानसभा चुनाव थे, कि जल्दी इनकी डिमांड पर गौर नहीं हुआ तो फिर से ये पैन डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि अगर सरकार नहीं चाहती है कि ग्राउंड स्तर पर कोई भी काम प्रभावित ना हो तो ऐसे में इनकी मांग को सुन लिया जाए। अब रास्ता इस पर एक निकाला गया है, क्योंकि पिछली बार जो बैठक हुई थी तो मंत्री ने इन्हें कहा था कि कैबिनेट सब कमेटी इनके लिए बनाई जाएगी। जिस बात से ये नाखुश थे, इनका मानना था कि जयराम सरकार से लेकर अभी तक इसी तरह की कमेटियों की बात हो रही है। कमेटी बना दी जाती है और फिर कई महीने लग जाते हैं काम पूरा होते होते। इसलिए यह जरूरी है कि सीधे तौर पर इनके लिए फैसला हो। अब विस्तृत बैठक इनकी होने वाली है 30 अक्टूबर को। फिर से जिला परिषद कैडर के कर्मचारी और अधिकारी पहुंचेंगे, सचिवालय का रुख ये करने वाले हैं। मंत्री के साथ इनकी बड़ी बैठक होगी और मर्जर की मांग पर इसमें चर्चा होने वाली है। और दूसरी बड़ी समस्या ये रख रहे हैं कि जिस प्रकार से विभिन्न विभागों के
अधिकारियों को नए वेतनमान का लाभ मिल रहा है वो इन्हें भी दिया जाना चाहिए, तो अगले महीने से इन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि स्थिति इस पर भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि बैक डेट से मिलेगा या फिर करंट डेट से मिलेगा, लेकिन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये इनके लिए राहत भरी खबर है। पिछले 22 दिनों से देखिए ये हड़ताल पर चल रहे हैं और अब परेशान होकर सरकार ने कुछ इस तरह के आदेश भी दे दिए थे कि लगभग 167 जेई को टर्मिनेट किया जाएगा। हालांकि लिखित में ये ऑर्डर्स अभी तक जारी नहीं हुए हैं, केवल वर्बली बोला गया था। तो इस पर भी जिला परिषद कैडर ने अपनी बात स्पष्ट कह दी है हमसे बातचीत करते हुए, क्योंकि लाइव हमने वहां से दिखाया था। तो उनका ये कहना था कि केवल डराने धमकाने का काम सरकार उन्हें कर रही है, लेकिन इस बार वो डरकर पीछे नहीं हटने वाले हैं। मर्जर की मांग उन्होंने उठाई है कि मर्ज उन्हें पंचायती राज विभाग में किया जाए, तो जब तक ये पूरी नहीं होगी अपनी पेन डाउन स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे। बीआरसीसी भर्ती पर भी देखिए एक और जानकारी लेकर आए हैं। हालांकि संशोधन इसमें सरकार की ओर से कर दिया गया है और जेबीटी के साथ प्रवक्ताओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जेबीटी, टीजीटी और प्रवक्ता। लेकिन जेबीटीज की ओर से एक नाराजगी भी जाहिर की गई है। हालांकि इन्होंने एक एप्रिसिएशन भी दी है कि बिल्कुल इसमें ये संशोधन करना जरूरी था, प्रवक्ताओं को भी शामिल किया गया है, अच्छी बात है। सभी शिक्षकों को मौका मिलना चाहिए इस भर्ती में आने का। लेकिन अपने कैडर के लिए यानी कि जेबीटी कैडर की बात करें तो इनका ये मानना है कि आयु सीमा में इसमें छूट दी जानी चाहिए। दरअसल अभी इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 50 वर्षों तक की है, यानी कि 50 साल तक ही इसमें अप्लाई किया जा सकता है किसी भी शिक्षक की ओर से। तो उसके बाद वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, इसलिए 50 से बढ़ाकर 55 तक कम से कम इसमें एज लिमिट की जाए, ये मांग इन्होंने रखी है। क्योंकि इनका मानना है कि लगभग 70% शिक्षक ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जेबीटीज ऐसे हैं जिन्हें 26 साल तक का एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन उनकी एज 50 साल से ऊपर है। अगर 55 साल तक इसमें एज लिमिट रखी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जेबीटीज को इस भर्ती का फायदा मिल पाएगा। अब इन्होंने इसमें एक और देखिए एक तरह से संशोधन ही हम कहना चाहेंगे मांग उठाई है। सरकार इस पर क्या कुछ करती है ये हम देखेंगे। और इनका ये भी मानना है कि 70% क्योंकि ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें 26 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन एज ज़्यादा है, और जो 30% शिक्षक बच जाते हैं उन्हें केवल 15 से 16 साल का ही एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में वो इसके लिए पात्र नहीं हो पाएंगे। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं यानी कि ज़्यादा अनुभवी टीचर्स हैं उन्हें इसमें मौका मिलना चाहिए। अगर एज लिमिट में छूट दे दी जाती है तो इनकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। आश्वासन अभी तक फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कुछ आया नहीं है, लेकिन अब जब रखेंगे अपनी बात तो क्या कुछ कहा जाता है ये हम जरूर देखेंगे। सीएम सुक्खू आज देखिए कुल्लू दौरे पर थे और जहां उनकी ओर से एक बड़ी जानकारी ये दी गई है कि लगभग 3,500 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दूसरी ओर 13,000 के करीब ऐसे मकान हैं जो कि हल्का यानी कि जिन्हें नुकसान हुआ था, जहां पर कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, और जो पूरी तरह से ढह गए थे वो 3,500 के करीब उनकी संख्या है। पहले जहां राशि दी जाती थी उन मकानों को जो कि बुरी तरह से प्रभावित हो जाते थे वो 1,30,000 के करीब थी, लेकिन अब सरकार ने इसे 7 लाख रुपए किया है। ये उन मकानों के लिए है जो कि पूरी तरह से ढह गए हैं, यानी कि जिन लोगों के पास रहने के लिए अभी छत तक नहीं है। तो 7 लाख रुपए की राशि उनके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। ये ऐलान तो पहले ही मुख्यमंत्री ने कर दिया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं 3 लाख की पहली किस्त उनके अकाउंट्स में पहुंच चुकी है। दूसरी ओर बात करना चाहेंगे क्षतिग्रस्त मकानों की, यानी कि जिन्हें केवल अब दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है या हल्की मरम्मत की जरूरत है। पहले 10,000 मिलते थे, लेकिन अब ये राशि भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। एक गाय के मरने पर 55,000 रुपए मिलेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक और जिक्र किया है प्रदेशवासियों का, क्योंकि बहुत सारे वर्ग ऐसे थे जिन्होंने फाइनेंशियली मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, तो 230 रुपए लगभग राहत कोष में आए हैं। यह दर्शाता है कि हिमाचल की जनता की भावना क्या है। ये उन्होंने सराहना की है उन वर्गों की जिन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। लेकिन इस बीच 7 लाख रुपए की राशि मिलने वाली है उन लोगों को जो कि बुरी तरह से प्रभावित हुए, जिनके मकान ढह गए थे। 3 लाख की पहली किस्त आ गई है, तो समझ लीजिए बाकी के 4 लाख रुपए भी जल्दी ही उन्हें मिलने वाले हैं। और 1 लाख रुपए की राशि उन लोगों के लिए जिनके घर एक तरह से टूट गए थे या फिर छत को नुकसान पहुंच गया था, हल्की या फिर थोड़ी ज्यादा मरम्मत की आवश्यकता जिन घरों को है। सीएम सुक्खू के दौरे से जुड़ी ही अगली जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि कल धर्मशाला में न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच भी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी मैच देखने के लिए बिल्कुल वहां पहुंचने वाले हैं धर्मशाला में, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मैच का आनंद लेने के लिए वहां दिखने वाले हैं। देखिए विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आई है राहत पैकेज पर। ये पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल की ओर से कहा गया है कि जो एक ढांचा यहां पर राहत पैकेज का तैयार किया गया है वो बिल्कुल
झूठा है और एक तरह का मायाजाल है जिसमें लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राहत पैकेज केंद्र सरकार की मदद के बिना संभव ही नहीं है। और ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से जो मदद दी गई है वर्तमान सरकार को, उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है वर्तमान सरकार की ओर से, जो कि गलत बात है। यहां आंकड़ा देखिए विपक्ष की ओर से भी सामने रखा गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल का यह कहना है कि लगभग 2000 करोड़ से अधिक राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है। इसमें 1000 करोड़ मनरेगा का, 100 करोड़ आवास योजना का, 403 करोड़ 403 करोड़ राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फंड का मिला है। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज इन्होंने कही है, इसके अलावा 2700 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी हिमाचल प्रदेश की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए हैं। तो इसका आभार व्यक्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि उल्टा वर्तमान सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं दी गई है। जबकि जो राहत पैकेज तैयार किया गया है वो केंद्र सरकार द्वारा अगर मदद नहीं दी जाती तो फिर संभव नहीं था। कुछ इस तरह के शब्द भी अब विपक्ष की ओर से कहे जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और ये तब से लेकर जारी है जब से सीएम सुक्खू की ओर से ये स्टेटमेंट दी गई थी कि केंद्र सरकार कोई भी मदद हिमाचल सरकार की नहीं कर रही है। देखिए एचएस का प्रीलिमिनरी का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। लगभग 227 के करीब व्यक्तियों ने इसे पास कर लिया है। अगली बात अगर मेन एग्जाम की करें तो ये 13 दिसंबर 2023 को आयोजित करवाया जाएगा। बाकी की जानकारी आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। यानी कि 227 के करीब वो युवा जिन्होंने एचएस की परीक्षा पास कर ली है, प्रीलिमिनरी एग्जाम जिन्होंने पास कर लिया है, उनकी जानकारी अगर आप बारीकी से हासिल करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल वेबसाइट पर जाएं। राज्य चयन आयोग पर भी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। हालांकि पिछले कल भी देखिए जानकारी हमने साझा की थी कि जो सानन कमेटी तैयार की गई है क्लास 3 की भर्तियों के लिए, दोबारा से इन्होंने एक्सटेंशन मांगा है। हालांकि अभी तक फाइल सरकार के पास है, एक्सटेंशन दिया नहीं गया है, लेकिन जो एक्सटेंशन मांगा गया है वो लगभग 7 दिसंबर तक का है। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगर एक्सटेंशन दे दिया जाता है तो फिर शायद उसके बाद ही ये रिपोर्ट भी सामने आ पाएगी। ये दूसरी और अंतिम रिपोर्ट यहाँ पर दीपक सानन कमेटी की ओर से दी जानी है, जिसके बाद राज्य चयन आयोग बहाल हो पाएगा, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर बहाली होनी है राज्य चयन आयोग की। इसलिए युवाओं में भी इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंतजार बना हुआ है। हालांकि ये दूसरी बारी है जब यहाँ एक्सटेंशन मांगी गई है। पहले ये अवधि क्योंकि 7 अक्टूबर तक रखी गई थी, लेकिन अब देखा जा सकता है कि फिर एक्सटेंशन मिली थी। अब ये कमेटी को लग रहा है कि समय काफ़ी कम है और काम ज़्यादा है, तो इसलिए 7 दिसंबर तक ये एक्सटेंशन मांग ली गई है। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। अब क्रिप्टो करेंसी मामले में आना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा घोटाला हुआ है और लगभग हिमाचल प्रदेश की 1 लाख के करीब संख्या है जिन्होंने इसी घोटाले में अपने पैसे लगाए हुए थे। हैरानी भरी बात यह है कि सबसे ज्यादा कर्मचारी इसमें पुलिस विभाग के हैं, यानी कि जिन लोगों को जांच के लिए और जागरूकता के लिए रखा गया है उन्होंने भी इसमें अपने पैसे लगाए। और कुछ कर्मचारी इस हद तक भी गए हैं पुलिस विभाग के कि उन्होंने रिटायरमेंट टाइम से पहले ही ले ली और ये काली कमाई का फिर रास्ता चुना। इसीलिए हमीरपुर जिला के सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी सुनील को भी कुछ माह पहले जीरकपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये फिलहाल एक एग्जाम्पल हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन पुलिसकर्मी जिन्होंने अपने पैसे भी लगाए और बाकी लोगों को भी इस चीज के लिए उकसाया कि वो भी क्रिप्टो करेंसी में अपने पैसे लगाकर देखें। तो ये एक बड़ा सवाल है। 3 साल पहले जब कुछ एक लोगों ने इस घोटाले को लेकर शिकायत करना शुरू किया था तो कोई भी गंभीरता पुलिस विभाग की ओर से इसमें नहीं दिखाई गई। गंभीरता दिखाने के बजाय खुद पुलिसकर्मी इस घोटाले में इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने अपने पैसे लगाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए काफी सोचने वाला विषय है कि समय रहते ही अगर इसमें कदम उठाए गए होते तो आज ये करोड़ों का नुकसान नहीं होता। हालांकि आरोपियों की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 400 करोड़ रुपए की देनदारियां उन पर थी, लेकिन अभी तक 2 ट्रांजैक्शंस ऐसी मिली है जो कि 2000 करोड़ से ऊपर की हैं। तो यानी कि अरबों में भी ये घोटाला जा सकता है। अब इस तरह का अनुमान यहां लगाया जा रहा है। नया खुलासा इसमें यह हुआ है कि करीब 2.5 लाख आईडीज बनाई गई थी। ये सभी फेक आईडीज थी जिससे लोगों को चूना लगाया गया, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया। शुरुआती दौर में कुछ एक लोगों ने इससे पैसे भी कमाए, लेकिन बाद में जब जैसे ही उन्होंने हज़ारों या लाखों में अपने पैसे लगाना शुरू किया तो घोटाला उनके साथ हो गया। लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी गायब है। ये मंडी का किंगपिन बताया जा रहा है, जो कि सुभाष शर्मा जिसका नाम है, और अभी ये विदेश भाग चुका है, लेकिन जल्दी से पकड़ लिया जाएगा, पुलिस की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन वही बात है कि सबसे ज़्यादा हैरानी भरी बात तो ये है कि जब 3 साल पहले ही इस मामले में गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी तो कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद ये पता लगता है कि पुलिस कर्मियों की भी काफ़ी संख्या इस घोटाले का शिकार हुई है। उन्होंने बाकी लोगों को भी उकसाया अपने पैसे लगाने के लिए, और कुछ एक वो पुलिस कर्मचारी जिन्होंने समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद काली कमाई को चुना, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करते हैं।
देखिए, आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से मंडी विश्वविद्यालय को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें उनका ये मानना है कि कांग्रेस की ओर से इसे लेकर राजनीति की जा रही है, जबकि ये सरदार पटेल के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। अगर युवाओं को ये सरकार कुछ नहीं दे सकती है तो कम से कम उनसे छीना भी ना जाए। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर के पास सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है, लेकिन यहाँ दूसरी ओर जिस विश्वविद्यालय का नाम सरदार पटेल के नाम पर है उस पर भी राजनीति करने से कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। अभी हाल ही में एक डिसीजन हुआ था जिसमें मंडी विश्वविद्यालय का दायरा घटा दिया गया था, तो उसी को लेकर यह टिप्पणी आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से की गई है। शिक्षा क्षेत्र में देखिए बड़े बदलाव हो सकते हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोजाना बैठकों का सिलसिला सचिवालय में जारी है। पहली बात तो ये कि पिछले कल भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बैठक बुलाई थी, उसमें उपनिदेशकों को कुछ एक निर्देश जारी किए गए हैं, हालांकि उनके कुछ एक सुझाव भी लिए गए हैं और साथ ही साथ